गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 148 है यूपीपीसीएस के लिए और इस टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री और जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 142 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और जितने भी स्टूडेंट यूके वाले हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है उनका। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें एक टेस्ट में 150 प्रश्न है और टेस्ट की कुल संख्या 15 से ऊपर है। ठीक है, 12 जून को एग्ज़ाम है, तब तक 20-25 तक होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जैन साहित्य का भाग नहीं है तो बौद्ध साहित्य का होगा। थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांक और बृहत कल्प सूत्र। जैन साहित्य का भाग कौन कौन है पहले देखते हैं। आचरांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है, बृहत कल्प सूत्र है। थेरी गाथा नहीं है, बौद्ध साहित्य है ये। तो थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। विकल्प में दिए गए तीनों जो है आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मगध में मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, जिससे वहाँ रहने वाले जनसंघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः मगध लौटे, किंतु हुआ क्या, जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे, उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के निर्देश दिए, किंतु भद्रबाहु ने निवस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जो जैन धर्म है 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये दिगंबर जो थे वस्त्र नहीं पहनते थे, ये चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। तो ये विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य निम्नलिखित में से कौन था? जमाली था। देखिए, भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, और उनकी पुत्री का जो विवाह हुआ था, मतलब प्रियदर्शना का, वो जमाली नाम के एक क्षत्रिय व्यक्ति से हुआ था। और भगवान महावीर स्वामी का अनुयायी ये जमाली बना। ठीक है, और यह उनका प्रथम शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। यापनीय निम्नलिखित में से किसका एक संप्रदाय था? यापनीय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। यापनीय ये था जैन धर्म का। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। ठीक है, यह श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। आरंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमागधी में। तो प्रायः प्रारंभिक जैन साहित्य जो है प्रकृति की विशिष्ट शाखा, प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। कई बार देखा होगा प्रश्न अपने टेस्ट सीरीज में। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नंबर 7 पर आ जाइए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं ही इसी कारण जो है अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु ने कर दी बिंबिसार की हत्या गद्दी पर बैठने के लिए, और खुद मारा गया उदयन के द्वारा जो कि उसका बेटा था। तो मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, और इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी इसी चक्कर में, जैसे को तैसा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कलिंग के चैदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, और नंद वंशीय शासक महापद नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख भी इस अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा के क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के। तो पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। कालपी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है?
कालपी 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 यमुना नदी। तो कालपी नगर जो है उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी और समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। तो बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? कौन सा है वो अभिलेख? वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है और जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आयाम पर राजधर्म की स्थापना की थी? इसका उत्तर अशोक के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब लोग कर सकें। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ठीक है, ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष रूप से कोई संबंध नहीं था, जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए। और सहिष्णुता, उदारता और करुणा जो है उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक बड़ा फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस प्रश्न बनाते रहते हैं अशोक के ऊपर। नंबर 14 पर आ जाइए। मौर्य काल में सार्तवाह किसे कहते थे? किसको कहते थे? व्यापारियों के काफिले को। तो मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सार्तवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने, या चाणक्य ने, या विष्णुगुप्त। ये तीनों व्यक्ति, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था? पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। जेम्स प्रिंसेप इसका उत्तर है। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज विद्वान था वो जेम्स प्रिंसेप था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। इनमें से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? अशोक के अभिलेखों में चोल है, पांड्य है, सत्यपुत्र है, सातवाहन नहीं है। तो अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्र पर्णी की सूचना मिलती है। इसमें सातवाहन राज्य का उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है। नंबर 17 पर आ जाइए। मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था और बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। तो ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे कौन सी भाषा? कौन सी बोलते थे? प्राकृत बोलते थे। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो है प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। लीलावती के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? भास्कराचार्य। तो लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की ही और यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में जो है काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। ठीक है, और लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का भाग है। तो सिद्धांत शिरोमणि किसकी? भास्कराचार्य। ठीक है, और लीलावती भास्कराचार्य। भाषा संस्कृत है और शैली काव्यात्मक।
क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। मोटर वाहन से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? मुख्य प्रदूषक बोल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO। तो मोटर वाहन से निकलने वाले धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के परिणाम स्वरूप आँख नाक में जलन होती है और फेफड़ों के रोग उत्पन्न होते हैं। तो अपने को सही उत्तर क्या चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड, यही मुख्य है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाती है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न। इसका उत्तर है मोडेम। विटामिन सी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विटामिन सी जल में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। संतरा, नींबू, टमाटर अंकुरित अनाज में इसके मुख्य स्रोत हैं। सभी सही हैं। देखिए, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो हैं A, D, E और K। और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? B और C। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड भी सही है, बिल्कुल। संतरा, नींबू, टमाटर अंकुरित अनाज में पाया जाता है, C, सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है मच्छर के काटने पर, कुत्ते के काटने पर, थूक के द्वारा, दूषित भोजन पेयजल के द्वारा। दूषित भोजन पेयजल के द्वारा। देखिए, पोलियो रोग जो है विषाणु के कारण होता है और विषाणु मुंह या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं और आंत में आश्रय लेने के बाद रक्त प्रवाह में आ जाते हैं और इससे जो है सिर दर्द, ज्वर, थकान आदि लक्षण प्रकट होते हैं। विषाणु जो है मस्तिष्क और मेरु रज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि मस्तिष्क पेशियों को जो कार्य करने का निर्देश देता है उन्हें तंत्रिकाएं उन तक पहुंचने में अक्षम हो जाती हैं और पैरों में पक्षाघात हो जाता है और इससे बचने के लिए पोलियो निरोधी वैक्सीन जो है वो दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होगा? इसमें सोयाबीन में होगा। तो सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन के दानों में 40 से 42% तक प्रोटीन है। सोयाबीन को दलहन एवं तिलहन दोनों प्रकार की फसलों में रखा जाता है। विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन यानी 60% सोयाबीन अमेरिका में पैदा होता है और भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन लगभग 45% मध्य प्रदेश करता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त की जाती है? कुनैन जो है छाल से प्राप्त की जाती है, सिनकोना के तने की छाल से। तो कुनैन सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है और यह मलेरिया की अचूक औषधि है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? इनमें से किस में होगा सबसे ज़्यादा? हरी सब्जियों में। तो देखिए, लौह लवण से रक्त का जो है हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। इसकी कमी के परिणाम स्वरूप रक्त की क्षमता कम हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं, अरक्तता बोलते हैं हिंदी में। और इसकी कमी से शरीर की शक्ति में क्षीणता आती है, थकान अत्यधिक महसूस होती है। आप हरी सब्जियां खाओगे, अंडा, पालक, मेथी, अनाज खाओगे तो इससे बचे रहोगे। टीयर गैस बताइए कौन सी है इनमें? अश्रु गैस कौन सी है? अमोनिया NH3। तो अमोनिया NH3 क्षारीय गैस है और आंसू गैस और कृत्रिम रेशे बनाने में भी अमोनिया का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, कहाँ से मतलब बनाया था? नौसादर, यानी अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके प्राप्त किया था। पीतल एक मिश्रण है यानी ब्रास, ट्रेन नहीं है ये, ठीक है, टिन लिखा, टिन। लेकिन अपना उत्तर है तांबे और जस्ते का। 70% तांबा है पीतल में और 30% जस्ता है, जिंक। तो पीतल या ब्रास बनता है 70% तांबे और 30% जस्ते से। 30वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ किसके कहते हैं? शुष्क बर्फ निर्जलित बर्फ नहीं है, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है और यह गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग मछली या फल आदि के संरक्षण में भी जो है किया जाता है और ताप कम करने में भी किया जाता है। ठीक है, तो 30 प्रश्न थे ये, इसमें
20 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, प्लस 10 प्रश्न थे इसमें जनरल साइंस के। जनरल साइंस के 20 से 22 प्रश्न आते हैं यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।